button on the GoToWebinar control panel to allow all attendees to hear you. This system will notify you once you begin your broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. टेंथ है ना सर पहले टेंथ है ना चालू कर रखा भाई। इसमें एक चीज और कर सकते हो आप, वॉइस रुक जा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बेटा पेज नंबर 7 आपको कैरी कर रहे हैं। पेज नंबर 7 को एक्सप्लेन करने के लिए, और लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 6 तक आपको डिस्कस किया था। बायोलॉजी क्लास 10 चल रही है, चैप्टर आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। लास्ट टाइम पेज नंबर 6 के लास्ट तक हमने क्या एक्सप्लेन किया था आपको, ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में, कि सबसे बाहर स्कल या क्रेनियम प्लेट होती है। इसके बाद बेटा उसमें 3 लेयर होती है, और तीनों लेयर के बाद या तीनों लेयर के अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है गाढ़ा सा, जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स कहते हैं। तो चाहे वो स्कल की प्लेट हो, चाहे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स हो, चाहे मेनिंजेस हो, ये तीनों के तीनों पार्ट्स ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे थे। उसके इनसाइड में जो पार्ट था वो क्या था, ब्रेन था। और ब्रेन को हमने टेक्निकली 3 पार्ट में डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आज हम पेज नंबर 7 पे उसी चीज को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा, जब हमने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन वाली बात की थी, आज पेज नंबर 7 पे हम वहाँ पे एक्सप्लेनेशन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि पेज नंबर 7 पे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन हमने अलग अलग लिख रखा है यहाँ पे आपको। इसमें आप देख रहे हैं कि फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, फोर ब्रेन के आपको यहाँ पे बेटा 3 पार्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और डाइंसेफेलॉन। ठीक इसी तरीके से मिड ब्रेन के 3 पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, ऑप्टिक लोब है, सेरिब्रल है, और सेरिब्रल पूरा नाम इसका सेरिब्रल पेंडुकल्स है, सेरिब्रल पेंडुकल्स। और हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिगेटा। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना है आपको, मेडुला ऑब्लिगेटा। तो फोर ब्रेन का जो पहला पार्ट हमारा है ऑल्फैक्टरी लोब, इट इज अ वन पेयर स्मॉल साइज कंट्रोल द सेंस ऑफ स्मेल। ये हमारे ब्रेन में ही होता है, फोर ब्रेन में होता है, एक पेयर होता है छोटा छोटा मटर जैसा, और इसका मेन काम क्या होता है, सेंस ऑफ स्मेल। मतलब बाहर से हमें कौन सी स्मेल दिखाई पड़ रही है, हमें फील करना है, इसको पता लगाना कि अच्छी स्मेल है या बैड स्मेल है ना, अट्रैक्टिव है या नॉन अट्रैक्टिव है। तो इसको पता लगाने के लिए जो हमारे पास सेंस होता है वो हमारे फोर ब्रेन में पाया जाता है, और इसी को हम ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं। ये वन पेयर होता है। सेकंड जो दे रखा है सेरिब्रम है, ये बहुत ध्यान से आपको देखना है। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। कंट्रोल क्या क्या काम कर रहा है हमारे ब्रेन में, कंट्रोल रीडिंग, वॉकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंसी, रीजनिंग। मतलब ढेर सारे काम कौन करता है, हमारा सेरिब्रम करता है। और इसी कारण हम कहते हैं कि सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है बेटा, सेरिब्रम होता है। तीसरा पार्ट जो फोर ब्रेन का है, डाइंसेफेलॉन है, इट कंट्रोल द पेन, टच, टेम्परेचर। ठीक है, अगर आपको कहीं पेन हो रहा है तो इसकी इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है, डाइंसेफेलॉन करता है। कोई आपको टच कर रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है, डाइंसेफेलॉन करता है। या बाहर गर्मी पड़ रही है, ठंडी पड़ रही है, हम कैसे पता लगाएंगे, अपनी स्किन से। इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, डाइंसेफेलॉन कंट्रोल। ये तीनों पार्ट किसके हो गए, आपके फोर ब्रेन के। सेकंड देखिए, मिड ब्रेन, इसमें हमने कहा 2 पार्ट है, ऑप्टिक लोब और सेरिब्रल। ये दोनों वाले पार्ट्स, ऑप्टिक लोब और सेरिब्रल।
अब ऑप्टिक लोब देखिए, वन पेयर है, ये लार्ज साइज होता है, लोब होता है, लोब का मतलब छोटे छोटे मटर जैसे स्ट्रक्चर ध्यान रखना है आपको। ऑप्टिक लोब में वन पेयर है, लार्ज साइज है। कंट्रोल विजुअल एंड ऑडिटरी फंक्शन, मतलब जो हम चीजें देखते हैं वो कितनी है, कलर्ड है या ब्लैक एंड व्हाइट है या क्या उसका शेप साइज है, इसको कौन कंट्रोल करता है, ऑप्टिक लोब कंट्रोल करता है। और ऑडिटरी फंक्शन, ऑडिटरी फंक्शन का मतलब जो हम आपको बोल रहे हैं, जिसको आप अंडरस्टैंड हो रहे हैं, ये भी कौन कंट्रोल करता है, ऑप्टिक लोब करता है। ठीक है बेटा, ये मिड ब्रेन का पार्ट है। और मिड ब्रेन का जो दूसरा पार्ट है, जिसको हमने क्या कहा है, सेरिब्रल पेंडुकल्स, कनेक्ट द हाइंड ब्रेन टू द फोर ब्रेन। इसका कोई ज्यादा वर्क नहीं होता है, ये हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन से कनेक्ट करता है। हाइंड ब्रेन मतलब ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट, और फोर ब्रेन का मतलब ब्रेन का पहला पार्ट। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, सेरिब्रल पेंडुकल्स होता है, कनेक्ट द हाइंड ब्रेन टू द फोर ब्रेन। नाउ तीसरा पार्ट अगर हम कहते हैं ब्रेन का, जो हाइंड ब्रेन है लास्ट वाला पार्ट, इसके भी हमने आपको बताया थे तीन पार्ट्स है, एक सेरिबेलम है, दूसरा पॉन्स है और तीसरा मेडुला ऑब्लिंगेटा है। तो अगर इसमें हम फंक्शन देखते हैं सेरिबेलम का, तो सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। हमारे ब्रेन का पहला सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है बेटा, सेरिब्रम है, जो कहाँ पाया जाता है, फोर ब्रेन में। और दूसरा जो सबसे बड़ा या बिगेस्ट पार्ट है वो सेरिबेलम है, ये कहाँ पाया जाता है, हाइंड ब्रेन में। तो सेरिबेलम की बात की जाए तो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, कंट्रोल बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर का मतलब क्या होता है, अगर सवाल पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय बॉडी पोस्चर, तो बेटा हम जब खड़े होते हैं या मूवमेंट्स करते हैं या किसी चीज को लिफ्ट करते हैं या जंप करते हैं या रन कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहे। मतलब इन एक्टिविटीज को करते समय, वॉक करते के समय या रन करते समय, जंप करते समय, स्टैंड होते समय या लिफ्ट करते समय कहीं हमारी बॉडी डिसबैलेंस होकर हम गिर न जाए, तो इसको अब नहीं होता है ऐसा ना, गिरते हम नहीं है इन सारी चीजों में। तो एक्चुअल में हमारी बॉडी का बैलेंस बनाया जाता है, जिसकी वजह से हम वॉक करते समय, रन करते समय हम गिरते नहीं है, हमारी बॉडी बैलेंस में रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं, बॉडी पॉस्चर कहते हैं। बॉडी पॉस्चर का मतलब है बॉडी को बैलेंस करना, कब, ड्यूरिंग वॉकिंग, साइकिलिंग, लिफ्टिंग, है ना, जब हम साइकिलिंग कर रहे हैं या जब हम वॉक कर रहे हैं या जब हम किसी चीज को लिफ्ट कर उठा रहे हैं, उस समय हमारी बॉडी का बैलेंस प्रॉपर बना रहे, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, हमारे हाइंड ब्रेन के सेरिबेलम वाले पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारे जो दे रखा है हाइंड ब्रेन का, पॉन्स दे रखा है। तो पॉन्स क्या कर रहा है, कंट्रोल मस्कुलर एक्टिविटी, हमारे मांसपेशियों में जो एक्टिविटीज होती है या मांसपेशियों में जो सिकुड़न मतलब कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस होती है, हालांकि इसके बारे में आगे चल के बहुत डिटेल में देखेंगे हम, फिलहाल यहाँ में देखना है कि जो हमारे मांसपेशियों में कॉन्ट्रेक्शन मतलब सिकुड़ना, रिलैक्सेशन मतलब फैलना, तो हमारी मांसपेशियों में जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस हो रही होती है, इसको कौन कंट्रोल करता है बेटा, पॉन्स कंट्रोल करता है। और तीसरा पार्ट जो हमने ले रखा है मेडुला ऑब्लिंगेटा, इट कंट्रोल द स्नीजिंग। मेडुला ऑब्लिंगेटा हमारे हाइंड ब्रेन का सबसे लास्ट वाला पार्ट है। इट कंट्रोल द स्नीजिंग मतलब छींकने वाली एक्टिविटीज, कफिंग खांसने वाली, वोमिटिंग, कई बार हमारे अंदर फूड पॉइजनिंग होती है या कुछ खराब चीजें हम खा लेते हैं तो हम वोमिट कर देते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर, यूरिनेशन, मतलब यूरिनेशन का मतलब क्या, यूरिन को डिस्चार्ज करने की इच्छा। ठीक है, यूरिन को बॉडी से बाहर रिलीज करने की जो कंडीशन होती है, यूरिनेशन होती है। ब्लड प्रेशर, हमारे आर्टरीज और वेन्स में कितना प्रेशर मेंटेन होता है। वोमिटिंग मतलब हमारे बॉडी के अंदर या हमारे फूड में कोई अनवांटेड मटेरियल है या कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाता है या कई बार खराब चीजें या बिगड़ी हुई चीजें हम खा लेते हैं तो उसको बॉडी से बाहर रिलीज करना वोमिटिंग है। कफिंग है, स्नीजिंग है, ये सारे फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब ये तो हमारे पास ह्यूमन ब्रेन की डिस्क्रिप्शन हो गई। पेज नंबर 7 के लास्ट में हमने एक दूसरा पार्ट टिक किया, स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको पता है कि जो ब्रेन को हमने शुरू में या जब ह्यूमन नर्वस सिस्टम को स्टार्टिंग में हमने पिछले लेक्चर में क्लासिफाइड किया था, तो अगर आपने पिछला लेक्चर तैयार कर रखा है तो यहाँ कोई समस्या नहीं आएगी। हमने वहां पे आपको 3 पार्ट्स कहा था, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट हमने कहे थे आपको ना, आप ध्यान करिए, एक क्या था आपका बेटा, ब्रेन था, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन तो हमने आपको स्पेस पे 7 पेज पे डिस्क्राइब कर दिया। तो दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, इट इज लॉन्ग व्हाइटिश मटेरियल प्रेजेंट इन बैकबोन कंट्रोल रिफ्लेक्स सेक्शन। मतलब जो हमारे पीठ की हड्डी वाला पार्ट है ना, जिसको हम बैकबोन कहते हैं, इसके अंदर
जो मटेरियल्स होता है या जो न्यूरॉन्स होते हैं उसी को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और ये हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है वो अभी थोड़ी देर बाद आपको यहीं पे मतलब आज के लेक्चर में डिस्क्राइब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो रिफ्लेक्स एक्शन तो अभी हम थोड़ी देर बाद ही डिस्क्राइब करके देख लेंगे कि क्या कंडीशन है इसमें, कैसे करना है इसमें। बेटा इस समय हम पेज नंबर 8 पर हैं। तो पहला जो हमारा पार्ट था क्या था बेटा, जो सीएनएस था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें हमने 2 पार्ट आपको बताए थे। एक हमारा ब्रेन था, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, वो पेज नंबर 6 पे ऑलरेडी हो रखा है। अब पेज नंबर 7 पे ऑलरेडी हो रखा है। अब हम पेज नंबर 8 पे चल रहे हैं और ब्रेन के या ह्यूमन नर्वस सिस्टम के सेकंड पार्ट पीएनएस या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ऑल द न्यूरॉन ऑफ बॉडी एक्सेप्ट सीएनएस इज कॉल्ड पीएनएस। मतलब ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को या ब्रेन को और बैकबोन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी हमारी बॉडी के अंदर जितना भी न्यूरॉन वाला पार्ट्स है, हाथों पे मतलब दोनों हाथों के अंदर, पैरों के अंदर, स्टमक के अंदर या पेट के अंदर, थाई के अंदर, हिप के अंदर, ठीक है बेटा, लेग के अंदर, बाकी पूरी बॉडी का जितना न्यूरॉन है इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, पीएनएस या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस 2 तरीके से होता है। ए हमने दे रखा है क्रेनियल नर्व दे रखा है हमने बेटा, और बी हमने दे रखा है स्पाइनल नर्व दे रखा है। मतलब ए क्या है आपका क्रेनियल नर्व है और बी आपका क्या है स्पाइनल नर्व है। क्रेनियल नर्व इट इज अ 12 पेयर कम फ्रॉम ब्रेन एंड मूव टू एब्डोमेन। इसमें क्या होता है 12 पेयर न्यूरॉन होते हैं, 12 पेयर मतलब 24 न्यूरॉन। तो क्रेनियल नर्व में 12 पेयर या 24 न्यूरॉन होते हैं जो ब्रेन से निकलकर हमारे पूरे पेट वाले और सीने वाले एरिया को कनेक्ट करते हैं, ताकि पेट में या चेस्ट में कोई एक्टिविटीज हो तो उसकी इंफॉर्मेशन इसी क्रेनियल नर्व के द्वारा कहाँ जा सके, हमारे ब्रेन में जा सके। जबकि जो सेकंड पार्ट है स्पाइनल नर्व, इट इज ए 31 पेयर। इसकी संख्या कितनी होती है, 62 होती है या 31 पेयर होती है, कम फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारी बैकबोन से निकलकर हमारे दोनों हाथों और दोनों पैरों पे जाते हैं। मतलब जैसे क्रेनियल नर्व ब्रेन से निकल रहा है, कितनी इसकी संख्या है, 12 पेयर है, और ये कहाँ जा रहा है, हमारे पेट वाले रीजन में जा रहा है, ताकि पेट वाले रीजन में कोई भी एक्टिविटीज हो तो उसकी इंफॉर्मेशन इसी क्रेनियल नर्व के द्वारा कहाँ पहुंच जाए, ब्रेन में पहुंच जाए। ठीक उसी तरीके से जो स्पाइनल नर्व होती हैं ये हमारे बैकबोन या स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, और इनकी संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, 31 पेयर या 62 होती है। और ये हमारे बैकबोन या स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर ये हमारे दोनों हाथों पैरों में जाती है, ताकि दोनों हाथों या पैरों में अगर कोई एक्टिविटीज हो रही हो या दोनों हाथों या पैरों में अगर कोई मूवमेंट्स हो रही हो तो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ आएगी, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आएगी। किसके थ्रू आएगी, स्पाइनल नर्व के थ्रू आएगी। अब बेटा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम का तीसरा पार्ट और लास्ट पार्ट है जिसको हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या एएनएस कर रखा है। ठीक है, पहला हमने हमारा क्या था, सीएनएस था। सीएनएस में हमने क्या पढ़ा था बेटा, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में हमने क्या पढ़ा था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। सेकंड स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा। अब इसके बाद अगला क्या आ गया हमारा, पीएनएस। पीएनएस में हमने क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व पढ़ा, और लास्ट पार्ट क्या है हमारा, एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसको देखो क्या लिखा हुआ है इसमें पेज नंबर 8 पे, इट कंट्रोल इनवॉलेंटरी फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन सच एज टीयर, स्वेट, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एटसेट्रा। वो फंक्शन, बड़े ध्यान से देखना है, हमारी बॉडी की वो फंक्शन जो हम बिना सोचे समझे देखते हैं या जो बिना सोचे समझे कंडक्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, जैसे फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन, अब हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हमारा लंग्स क्या है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, हमारी किडनी क्या कर रही है, कंटिन्यूअस ब्लड में से यूरिन को फिल्टर कर रही है या कंटिन्यूअस ब्लड में से यूरिन को निकालने का काम कर रही है। ये सारी चीजें तो हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ना, तो सारी चीजें अपने पास अपने आप हो जा रही है ना। अचानक ही क्या हुआ, आंसू की, अब हम ये थोड़ी चाहेंगे कि हमारी आंखों से आंसू निकले, अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। गर्मी लगती है तो अपने आप ही हमें स्वेट या पसीना बनना शुरू हो जाता है। अगर हम दौड़ रहे होते तो अल्टीमेटली हमारा हार्ट बीट क्या है, तेज हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, तेज हो जाता है। तो हमारी बॉडी के कुछ ऐसे फंक्शन जो बिना सोचे समझे अपने आप हो जाते हैं,
इसी को हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ANS कहते हैं। ये हमारा जो है ह्यूमन बॉडी का जितने भी न्यूरॉन के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी ये आपका कंप्लीट होता है। अब हमने आपको ध्यान करिए, एक टॉपिक थोड़ी देर पहले हमने लीव किया था, रिफ्लेक्स एक्शन हमने कहा था, है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन हमने लीव किया था वहां पे आपको, इसलिए कि हमने कहा बाद में आपको अलग से ही बताया जाए, तो हम रिफ्लेक्स एक्शन आपको अलग से ही डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपके पेज नंबर 8 के लास्ट में दे रखा है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो पेज नंबर 8 के लास्ट में दे रखा है, रिफ्लेक्स एक्शन, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। होता क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, ये है, तो इट इज द, ध्यान रखना इसमें, इट इज द ऑटोनॉमिक मैकेनिकल रिस्पॉन्स अकरिंग विदाउट थिंकिंग। हमारी बॉडी की वो एक्टिविटीज जो अचानक हो जाती है बिना हमारे आपके सोचे समझे, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो आप जस्टिफाइड कर सकते हैं। अचानक जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अचानक आपके पैर के नीचे कांटा सा चुभता है, पिन चुभता है, तो आप क्या करते हैं, सडन आप जंप कर ले जाते हैं, अचानक जंप कर ले। आप कहीं जा रहे हैं, अचानक सपोज करो क्या कहते हैं, इमेजिन करो अचानक क्या हुआ, आपके सामने शेर आ गया, लायन आ गया, तो क्या होगा, अचानक आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के सारे हेयर्स बाहर खड़े हो से खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। या मान लो एक प्रेस मशीन रखी हुई है आपके घर में और गर्म सी है, अब आपको नहीं पता है, आपने टच किया, तो जैसे आपने टच किया अचानक आप झटके से हाथ खींच देते हैं वहां से, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन को डिस्क्राइब अगर करें क्या होता है, तो आप डायग्राम आप सामने दिख रहा होगा, मान लो लेट करना है आपको, इमेजिन करना, तब समझ में आएगा बच्चों आपको। मान लो कि हीट या वही प्रेस मशीन की हीट आपकी स्किन को टच कर रही है अचानक, तो उस समय जब आपकी स्किन हीट को टच कर रही है तो आपकी स्किन को हम क्या कहेंगे बेटा, रिसेप्टर कहेंगे। अब जो हीट की इंफॉर्मेशन है, जो आपकी स्किन पे हीट आई हुई है, जो हीट की इंफॉर्मेशन है, इसको हम क्या कहेंगे, स्टिमुलाई कहेंगे। ये हीट की इंफॉर्मेशन या स्टिमुलाई आपके स्किन से सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचेगा। हमने मेंशन कर रखा है डायग्राम में, कहाँ पहुंच गया, स्पाइनल कॉर्ड पे। क्या पहुंचा, हीट की इंफॉर्मेशन कहाँ से, स्किन या रिसेप्टर से, किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, कहाँ पहुंच गया, आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे। अब स्पाइनल कॉर्ड से क्या हुआ, आदेश दिया गया, ऑर्डर दिया गया, ताकि आप वहां से हाथ अपना खींच लो जहां से आपको गर्मी लग रही है। तो स्पाइनल कॉर्ड से फिर आपका आदेश जो आएगा उसको आप क्या कहोगे, रिस्पॉन्स कहोगे। और ये आदेश मोटर न्यूरॉन के द्वारा, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन के द्वारा होते होते कहाँ पहुंचेगा, आपके हैंड पे पहुंचेगा। अब आपका हैंड क्या कहलाएगा, इफेक्टर कहलाएगा। और फिर हैंड आपने क्या किया, अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, रिजल्ट क्या निकला, उस गर्म ऑब्जेक्ट से अपने हाथ को आपने खींच लिया। फिर से आप इसमें देखिए बेटा, हीट को हमने क्या कहा, स्टिमुलाई कर दिया, हीट किसके ऊपर आ रही है, स्किन के ऊपर आ रही है, स्किन को क्या कहा, रिसेप्टर। अब यही हीट की इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा कहा गया, स्पाइनल कॉर्ड पे। कहाँ है स्पाइनल कॉर्ड, कहाँ है बताओ, बैकबोन में। अब आगे क्या हुआ देखा, स्पाइनल कॉर्ड से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको उस हीट से बचाने के लिए, आपको उस गर्मी से बचाने के लिए स्पाइनल कॉर्ड से दोबारा क्या जा रहा है, रिस्पॉन्स जा रहा है। अब स्पाइनल कॉर्ड से जब रिस्पॉन्स दोबारा जा रहा है तो वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाएगा। जो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से आई थी वो किसके थ्रू आई थी, सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा। और जो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से आपकी ऑर्गन तक जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है, मोटर न्यूरॉन के द्वारा। तो इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन के द्वारा कहाँ पहुंचा, आपके हाथ पे। अब आपका हैंड या हाथ क्या कहला है, इफेक्टर कहला है, और आपने झटके से हाथ वहां पे खींच लिया, तो अवे फ्रॉम दी हॉट ऑब्जेक्ट, वहां से झटके से आपने हाथ खींच लिया, जिससे कि आप क्या हुए, बच गए या आप प्रोटेक्ट हो गए। तो ये जो घटना है इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और हाँ, ये जो डायग्रामेटिक हमने रिप्रेजेंट किया है किसको, रिफ्लेक्स एक्शन को, स्किन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर हैंड, जो डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ARCH। क्या कॉल करते हैं बेटा, रिफ्लेक्स आर्क हम कहते हैं। पेज नंबर 8 आपका क्लियर होता है बेटा। अब बेटा हम पेज नंबर 9 पे हैं, आज के लास्ट पेज पे हैं। इसमें आपको दे रखा है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन या ह्यूमन हार्मोन सिस्टम की बात कर रहे हैं।
केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन या ह्यूमन हार्मोन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हमारा नर्वस सिस्टम तो खत्म हो गया, अब हम बात किसकी करेंगे, हार्मोन सिस्टम की। क्योंकि ह्यूमन बींग्स में दोनों सिस्टम को वर्क करता है, कौन कौन सा, नर्वस सिस्टम और हार्मोन सिस्टम। जबकि प्लांट के अंदर कौन सा वर्क करता है, सिर्फ हार्मोन सिस्टम करता है, नर्वस सिस्टम नहीं होता है। मतलब प्लांट के अंदर ब्रेन या न्यूरॉन्स नहीं पाया जाता है, सिर्फ हार्मोन पाया जाता है। जो चीजें ऑलरेडी हमने पढ़ रखी थी प्लांट के अंदर, ध्यान करो आप, वही थाइलिन, एब्सिसिक एसिड, जिबरलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। इसके बाद हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ा, न्यूरॉन के डायग्राम से लेके अभी तक का। अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, हार्मोन सिस्टम देख रहे हैं कि इसके अंदर ह्यूमन बींग्स को, इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन या ह्यूमन हार्मोन सिस्टम कहते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको मीनिंग देखनी है, व्हाट इज हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है, इट इज अ प्रोटीनियस केमिकल। किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन केमिकल से, मतलब प्रोटीन से बना होता है मोस्टली। प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टियस ग्लैंड्स एंड एक्ट एज ए केमिकल मैसेंजर। इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जो आपको हम मीनिंग बता रहे हैं। इसमें पहली बात ये ध्यान रखना कि ये हार्मोन क्या है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। इसमें दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स या डक्टियस ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स या डक्टियस ग्लैंड क्या होती है, ऐसी छोटी छोटी सी मटर जैसी ग्लैंड्स या ग्रंथियां जिनमें बना हुआ केमिकल बॉडी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाने के लिए ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की हेल्प लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं, डक्टियस ग्लैंड कहते हैं। नहीं आई बात, फिर से देखो, इंडोक्राइन ग्लैंड्स या डक्टियस ग्लैंड्स एक ऐसा ग्लैंड्स होता है जिसमें बना हुआ केमिकल या जिसमें बना हुआ हार्मोन बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाने के लिए ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की हेल्प लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स या डक्टियस ग्लैंड कहते हैं। और तीसरा पार्ट क्या दे रखा है, एक्ट एज ए केमिकल मैसेंजर। जैसे हमारा न्यूरॉन वगैरह है उस सेल का मतलब सेलुलर मैसेंजर है, ऐसे ही हार्मोन्स क्या होता है, केमिकल मैसेंजर होता है। फिर बात इसमें आ रही है पेज नंबर 9 के सेकंड सेगमेंट में, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट है, इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड्स। कहाँ से बनता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स बनता है। छोटी छोटी सी मटर के आकार की हमारे बॉडी के अंदर ढेर सारी ग्लैंड्स होती हैं, पाउच होती हैं, ठीक है। इट, और इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी ये जनरल लेके चलें। इट पास इनटू ब्लड स्ट्रीम टू रीच एट द टारगेट ऑर्गन। ये बॉडी में जहां से प्रोड्यूस हो रहा है और जहां पे इसको वर्क करना है, मान लो सिर से प्रोड्यूस हो रहा है और पैर में इसको वर्क करना है, तो सिर से लेके पैर तक कैसे जाएगा, सिर में उस ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा और किसमें मिल जाएगा, ब्लड स्ट्रीम, मतलब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में पहुंच जाएगा। और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के द्वारा होते होते मान हमारे पैर में पहुंच गया या टारगेट ऑर्गन जहां जाना है वहां पहुंच जाएगा ये। तीसरा का रखा है, केमिकली इट इज मेड अप बाई, प्रोटीन से भी बना होता है, कुछ हार्मोन अमाइंस भी बने होते हैं, ये भी केमिकल होता है। कुछ हार्मोन स्टेरॉइड से भी बने होते हैं, ये भी केमिकल होता है। प्रोटीन, अमाइन, स्टेरॉइड, ये हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे केमिकल हैं। यहाँ आपको कंपोजिशन ध्यान रखना है कि प्रोटीन से भी बना होता है, अमाइन से भी बना होता है और स्टेरॉइड से भी। चौथा दे रखा है, इट इज नॉन न्यूट्रिटिव इन नेचर, मतलब ये कोई हमारे लिए पोषक पदार्थ नहीं है। जिस हिसाब से विटामिन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है ना, या मिनरल्स है, ये पोषक पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिशन सब्सटेंस होते हैं, ऐसा ही कुछ भी नहीं होता बेटा। और फिफ्थ है, सिक्रीशन कंट्रोल बाय फीडबैक मैकेनिज्म, इट मीन व्हेन इट नीड इट सिक्रीट, ठीक है, ये फीडबैक मैकेनिज्म होता है। समझो ये क्या है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में हमेशा बन के बैठा नहीं होता है, बना बनाया नहीं रखा होता। जब आपको या आपकी बॉडी को इस हार्मोन्स की या केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है तो ठीक उसी समय ये इंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस हो जाता है, और जब रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो इंडोक्राइन ग्लैंड से इसको प्रोड्यूस नहीं करती है। अब जो हमारा लास्ट पार्ट है जिसको हम कल से जो है बहुत डिटेल में लेके चलेंगे आपको, वेरियस इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द मैन। ह्यूमन बींग्स में कितनी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनकी लोकेशन कहाँ होती है, उनका स्ट्रक्चर्स कहाँ होता है, या फिर वो कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, या उस हार्मोन का हमारी आपकी बॉडी में क्या फंक्शंस है, वो डिटेल हम कल देखेंगे आपको। अभी यहाँ पे सिर्फ नाम देखते हैं कि कितनी तरह की इंडोक्राइन ग्लैंड्स ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है। तो फर्स्ट वन इज द थायराइड ग्लैंड, सेकंड पैराथायराइड ग्लैंड,
थर्ड एड्रिनल ग्लैंड, फोर हाइपोथैलेमस ग्लैंड, फिफ्थ पिट्यूटरी ग्लैंड, सिक्स पेंक्रियाज ग्लैंड। पेंक्रियाज को हमने मिक्स ग्लैंड कहा हुआ है, ये भी हम डिस्क्राइब करेंगे मिक्स ग्लैंड क्यों कहा है। फिलहाल अगर आपको आइडिया लेना हो तो पेंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि पेंक्रियाज एंजाइम भी प्रोड्यूस करती है और हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। हार्मोन जैसा हम आपको बता रहे हैं वो भी प्रोड्यूस करता है, एंजाइम मतलब वो केमिकल सब्सटेंस जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पेंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम होता है, ये भी प्रोड्यूस करता है। तो चूंकि पेंक्रियाज दो चीजें प्रोड्यूस करा है इसलिए मिक्स ग्लैंड कहा हमने इसको। सातवां टेस्टिस होता है, ये फीमेल में पाया जाता है। आठवां ओवरी ये फीमेल में है। नाइन्थ थाइमस ग्लैंड है और 10th पीनियल ग्लैंड है। ये 10 चीजें हैं हमारे अंदर, मतलब 10 ग्लैंड्स हैं जिसको हमें आगे देखना है। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स वाले कंसेप्ट को डिस्कस करना है हमने। इन दैट पर्टिकुलर केस हम सबसे पहले उस कंसेप्ट को स्टडी करेंगे जिसमें अगर हमारे पास 3 पॉइंट अवेलेबल है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, और मैं इन 3 पॉइंटों से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं। हमें पता करना है कि वो इन चारों में से कौन सी कैटेगरी वाली ट्राइंगल है। इट विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल, इट विल बी आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलन, और लास्ट में आ गया राइट एंगल ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल, if we have 3 vertices of a right angle triangle of a triangle ABC, तो सबसे पहले आप 3 चीजें फाइंड आउट करेंगे, उसकी साइड AB, साइड BC, साइड AC। वो किसी फिक्स क्वांटिटी के बराबर आ जाएगी, कोई डिस्टेंस आ जाएगा। If all the 3 sides are equal, AB, BC and AC, then it will be equilateral triangle। If any 2 sides are equal, then it is isosceles triangle। इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो कांसेप्ट क्लियर हो गया, जिसमें तीनों साइड बराबर होती है, इट विल बी सेड टू बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ए बी, बी सी और ए सी जब तीनों साइड आप कैलकुलेट कर लोगे तो वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी आप, अगर वो बराबर आई। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर 3 साइड निकाली है और उनमें से कोई भी 2 साइड इक्वल आ गई, देन इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीसरे वाला स्केलन ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड अलग अलग आ रही है, इट विल बी कंसिडर्ड एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल जिसमें तीनों अलग अलग आ रही है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है कि आपने तीनों साइड निकाली और जो सबसे बड़ी वाली साइड है, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर अगर रेस्ट ऑफ 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है, देन वी कैन से दैट इट इज एन राइट एंगल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है, अगर 3 साइड्स की बजाय अगर हमें 4 साइड्स दे दी जाए, ए बी सी डी, 4 वर्टेक्स दे दी जाए ए बी सी डी, तो 4 वर्टेक्स से एक ज्वाइन करते हुए क्वाड्रिलेटरल बनता है। और उस क्वाड्रिलेटरल की वैरायटी के बारे में पता लगाना है कि वो रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रोम्बस है, इन सारे कंसेप्ट को ध्यान रखना। ठीक है, इसमें डिस्टेंस निकलेंगे टोटल 6। फाइंड 6 डिस्टेंसेस, जिसमें 4 डिस्टेंस तो साइड है और रेस्ट ऑफ द 2 डिस्टेंस हमारे पास डायगोनल है। साइड का नेम होगा ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और डायगोनल का नाम होगा ए सी एंड बी डी। अब सभी की कैटेगरी अलग अलग है, जैसे रेक्टेंगल का केस है, रेक्टेंगल के केस में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। देन वी कैन से दैट if a quadrilateral opposite sides are equal, then their diagonals are also equal, then we can say that it is rectangle। okay student, और पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है, जो अपोजिट साइड होती है दे आर इक्वल बट देयर डायगोनल्स आर अनइक्वल, उसके डायगोनल क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, देन वी कैन से दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। तीसरे नंबर पे आ रहा है स्क्वायर, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, देन वी कैन से दैट ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। रोम्बस का केस लेते हैं, रोम्बस के केस में क्या होगा, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल। उसकी चारों साइड इक्वल होंगी लेकिन जो उसके डायगोनल्स होंगे दे आर अनइक्वल। ओके स्टूडेंट, so this is our first page in which we are studying various types of the triangles or as well as various types of the quadrilateral if we have 3 points available, and second wale case में we have 4 points. In question number 7 में find the point on the x-axis which is equidistant from the point 2, -5 and -2, 9.
दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर आपको एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है। कौन कौन सा पॉइंट? ए पॉइंट मैंने नाम रख लिया, लेट द फर्स्ट पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज ए एंड द सेकंड पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज बी, और जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्स कॉमा 0। मतलब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर आपके पास अवेलेबल है तो उसका नाम x,0 होता है, विच वी आर डिस्कस एट बिहाइंड। हमने पीछे उस चीज को डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो पॉइंट P है ये A और B से इक्वी डिस्टेंस है। अगर बराबर दूरी पर है तो AP किसके बराबर हो गया? BP के बराबर। AP डिस्टेंस किसके बराबर हो गया? BP डिस्टेंस के बराबर हो गया। तो हम इसको आगे स्टडी करते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया गया जो हमने 7.1 एक्सरसाइज में शुरुआत से ही इस फॉर्मूले के ऊपर ध्यान दे रखा है। AP डिस्टेंस को लिखेंगे अंडर द रूट x-2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 के बराबर है तो 0 प्लस 5 का स्क्वायर है। दूसरी सिचुएशन में देखें तो x प्लस 2 का स्क्वायर, देखो ये -2 था तो प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो दोनों का जो रूट है दे आर कैंसिल्ड आउट ईच अदर। दोनों के जो रूट हैं दे आर कैंसिल्ड आउट ईच अदर। और उसके बाद होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करके मेरे पास x की वैल्यू जनरेट हो गई -7 के बराबर। और ये पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसका नाम होगा -7,0। In question number 8, find the value of y for which the distance between the point P and Q is 10 units. क्वेश्चन में कहा गया है कि जो P पॉइंट है और जो Q पॉइंट है इसके बीच का जो डिस्टेंस है इट विल बी 10 यूनिट्स, 10 यूनिट के बराबर। और इसमें एक वेरिएबल दे रखा है y, हमें इस y की वैल्यू निकालनी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले डायग्राम की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक मैंने लाइन ड्रॉ की जिसका नाम PQ रखा और P पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है 2, -3 एज वेल एज Q पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है जिसका नाम है 10, y। और PQ का जो डिस्टेंस है, टोटल PQ के बीच का जो डिस्टेंस है इट विल बी 10 यूनिट्स, 10 यूनिट के बराबर। ठीक है यहाँ तक। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। नाउ अगेन क्योंकि एक्सरसाइज 1 में डिस्टेंस फॉर्मूला है और मैंने PQ डिस्टेंस को किसके बराबर रख दिया? 10 के बराबर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। Q पॉइंट पीछे है तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले आएंगे, तो पहले 10 आएगा, 10 माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो x कोऑर्डिनेट लिख दिया। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? y प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि -3 था तो +3 हो जाएगा, -3 था तो +3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? y प्लस 3 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। When we get squaring both sides, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो इसका तो रूट गायब हो जाएगा और 10 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 100 के बराबर। यहाँ बना 10 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया, y प्लस 3 का स्क्वायर, ये तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 100। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट आता है हमारे पास y स्क्वायर प्लस 6y -27 इक्वल्स टू 0 के बराबर आ गया। और मैंने इसके फैक्टर बनाते हुए जो चैप्टर नंबर 4 में स्टडी किया था वहां से y की वैल्यू निकाल ली -9,3। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से मैंने y वेरिएबल की वैल्यू निकाली है जब PQ के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स के बराबर था। द क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ Q 0,1 is equidistant from P and R, then find the value of x। x की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद डिस्टेंस निकालना है QR और PR। QR और PR। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया ए पॉइंट है Q, Q का नाम है 0,1। द पॉइंट Q जिसका नाम है 0,1 वो P और R पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। P पॉइंट है 5, -3 और R पॉइंट है x, 6। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा इस x की वैल्यू निकालनी है।
इस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस निकालते हैं, पी क्यू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आर क्यू डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूले में ये क्वेश्चन में दे ही रखा है, बोथ डिस्टेंस आर सेम एंड वी इंप्लीमेंट डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया गया तो देखो पी क्यू को कैसे लिखते हैं, 0 माइनस 5 का स्क्वायर, ये 0 है और ये प्लस 5 है, तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर। और दूसरी वाली सिचुएशन में क्या आ गया, सेकंड वाली सिचुएशन में आ गया 1 प्लस 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 का स्क्वायर। इधर आ जाओ, आर क्यू डिस्टेंस में 0 माइनस एक्स का स्क्वायर, 0 माइनस एक्स का स्क्वायर देखो मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा 0 माइनस एक्स का स्क्वायर। y में क्या आ गया, 1 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 6 का स्क्वायर। अब देखो पहली वैल्यू को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 का स्क्वायर आंसर आता है जो कि 25। दूसरी वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 प्लस 3 मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। इधर आ जाओ, इजी कस्टू के इस तरफ, यहाँ है 0 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर के बराबर। और यहाँ मेरे पास है 1 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये माइनस 5 आएगा, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 25। स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने साथ के साथ इसलिए कर दिया ताकि रूट भी रिमूव हो जाए। तो इजी कस्टू के दोनों तरफ 25 और 25 है, दे आर कैंसिल्ड आउट ईच अदर, तो एक्स स्क्वायर 16 के बराबर आ गया और एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी बेटा, हमें ये क्वेश्चन एक्स की वैल्यू तो आ गई, लेकिन जब मैं क्यू आर और पी आर डिस्टेंस को निकालूंगा तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि एक बार तो एक्स की वैल्यू प्लस के 4 लेकर चलनी पड़ेगी, एक बार माइनस के 4। तो मैंने एक बार एक्स की जगह क्या लिया हुआ है, प्लस के 4। एक बार प्लस के 4 लेते हुए P और R के बीच का डिस्टेंस निकाल दिया, देखो यहाँ प्लस के 4 लिखा हुआ है, एक सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, तो PR आपके पास आ गया √80। ऐसे ही QR निकालने के लिए R पॉइंट में X कोऑर्डिनेट की जगह 4 पुट किया गया, तो QR डिस्टेंस आ गया √41। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। दूसरा, जब X की जगह मैं -4 लूंगा, बेटा यहाँ -4 रिप्रेजेंट कर लेना, व्हेन वी रिप्रेजेंट X इज इक्वल टू -4। x की जगह जब मैंने -4 कंसीडर किया तो PR डिस्टेंस में ये -4 में कन्वर्ट हो गया और QR डिस्टेंस में ये भी -4 में कन्वर्ट हो गया, तो PR वाले केस में आंसर आ गया √162 मतलब 9√2। क्लियर है। और दूसरी वाली सिचुएशन में हमारे पास आंसर √41 सेम आ गया। QR तो दोनों का सेम आ रहा है, जब x की जगह +4 या -4 पुट करते हैं तो QR तो सेम आ रहा है, लेकिन जो PR है वो हमारे पास एक सिचुएशन में तो √82 आ रहा है और एक सिचुएशन में √162 आ रहा है, जिसको 9√2। ठीक है स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। अब क्वेश्चन को दोबारा हिंदी में एक बार ध्यान से एक्सप्लेन करते हैं। कहता है x और y के बीच में रिलेशन निकालो, मतलब x y के मल्टीपल होगा या दोनों का आपस में क्या रिलेशन होगा वो कैलकुलेट करना है। जबकि एक पॉइंट है जिसका नाम है x, y। The point x, y is equidistant from the point 3, 6, equidistant from the point 3, 6 and -3, 4, साथ के साथ -3, 4। क्लियर है। हमें दोबारा वही प्रोसेस बन गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाएंगे, मैंने डायग्राम बनाया। जो पॉइंट P है उसका नाम है x, y, A का नाम 3, 6, B का नाम -3, 4। और डायग्राम बनाते हुए एक्सप्लेन किया कि जो PA का डिस्टेंस है, AP का डिस्टेंस है, वो BP डिस्टेंस के बराबर। ओके स्टूडेंट, if the AP distance will be equals to BP distance, in that particular situation हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे भाई। डिस्टेंस फॉर्मूले में सबसे पहले रूट को रिमूव करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, फिर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। ये वैल्यू तो अब क्लियर होगी कैसे निकाली जाती है। लिटिल बिट प्रैक्टिस के बाद आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से चारों वैल्यू को लिख दोगे। जैसे यहाँ बनेगा x -3 का स्क्वायर, y -6 का स्क्वायर। बीपी के केस में x +3 का स्क्वायर, y -4 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ होल स्क्वायर ओपन करने के बाद x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया। हमारे पास सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन बन गई 3x + y = 5।
ठीक है, इसमें जैसे सभी वैल्यूज को राइट हैंड साइड लेके गए, वेरिएबल्स एक्स वाई वेरिएबल्स को और कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके गए। यहाँ 12x + 4y = 20 बना है, तो उस सिचुएशन में 4 कॉमन लेते हुए हम 3x + y = 5 के बराबर कंसीडर कर ले। इन डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखी है, लाइन सेगमेंट का नाम है ए बी। ए पॉइंट ये है इनिशियल पॉइंट है और बी पॉइंट ये है ये फाइनल पॉइंट। एक पॉइंट पी जिसका नाम है x, y वो ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। डिवाइड करने का मतलब दो हिस्सों में बांटता है। आपके पास एक ए बी लाइन सेगमेंट है और एक पॉइंट जो है वो इसे दो हिस्सों में डिवाइड करता है। देखो, एक पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, एक राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, और एक रेशो में डिवाइड करता है। रेशो का नाम मैंने मान लिया m/n। बात दोबारा ध्यान से सुनेंगे। इफ वी हैव अ लाइन सेगमेंट AB whose point A will be x1, y1, point B will be x2, y2, a point P x, y which divides the line segment AB into m/n, then what are the coordinate of the point P? इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने वाले फॉर्मूले को कहा जाता है सेक्शन फॉर्मूला, जो यहां लिखा हुआ है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट, ये एरो का निशान बना हुआ है। एरो का निशान रिप्रेजेंट कर रहा है कि B पॉइंट के लिए M का यूज करेंगे, आगे बताऊंगा, और A पॉइंट के लिए N का यूज करेंगे। पॉइंट क्या है जरा ध्यान से सुनो। पहले मैं इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूँ, ये वाला कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूँ। लिखने का तरीका सुनेंगे। लिखने का तरीका है कि M को मल्टीप्लाई करो B पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से। M को मल्टीप्लाई करो B पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से, तो आंसर आ गया mx2। ठीक उसी प्रकार से N को मल्टीप्लाई करो A पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से, तो आंसर आ गया nx1। एक बार ध्यान से सुनेंगे, mx2 + nx1 अपॉन m+n, मतलब दोनों रेशो को प्लस करके लिखना है। तो प्यारे बच्चों, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला मैं दोबारा बता रहा हूं। m को मल्टीप्लाई करेंगे B पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से, प्लस n को मल्टीप्लाई करेंगे B पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से। ठीक है, तो फॉर्मूला बनेगा mx2 + nx1 अपॉन में m+n। ठीक उसी प्रकार से जब आप कॉमा लगाकर y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करोगे तो m पॉइंट को B पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखने का तरीका होगा my2 + ny1। बात वही है जैसे कि आप x कोऑर्डिनेट में उसके x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक उसी सिचुएशन में m और n को y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हुए P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेंगे, और दोनों सिचुएशन में m+n आएगा। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला मैंने इसका नाम लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं इंटरनली। इंटरनली का मतलब होता है कि ये जो P पॉइंट होता है ये इस AB लाइन सेगमेंट के अंदर कहीं दे रखा होगा। जरूरी नहीं है मिड में दे रखा होगा, अंदर कहीं दे रखा हो, यहाँ दे रखा हो सकता है, यहाँ दे रखा हो सकता है। तो अंदर जब होता है तो उस फॉर्मूले को बोलते हैं इंटरनली। और अगर ये P पॉइंट लाइन सेगमेंट के बाद जैसे यहाँ कहीं दे रखा है, मैंने डायग्राम में बना दिया, ये मान लीजिए P पॉइंट आपका यहाँ दे रखा है, यहाँ आपको P पॉइंट मेंशन कर रखा है, और ये लाइन सेगमेंट है जो इसे m/n में डिवाइड करती है। तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन स्टूडेंट, आप इस फॉर्मूले को बोलेंगे एक्सटर्नली। और ये जो एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला ऊपर वाला ही होगा, बस बीच में जहां ऊपर और नीचे x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट निकालते समय हम प्लस का साइन लगाते थे, उसकी जगह सिर्फ माइनस का साइन लगेगा। प्लस की जगह माइनस का साइन लगेगा उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो हो गया इंटरनली और एक फॉर्मूला हो गया एक्सटर्नली। ठीक है स्टूडेंट, नाउ हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस क्या नाम है, सेक्शन फॉर्मूला ही है, लेकिन इसमें जो P पर्टिकुलर पॉइंट होता है वो उस AB लाइन सेगमेंट के एग्जैक्टली मिड में होता है।
if it the point P lie exactly mid of the line segment AB, in that situation रेशो m और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और मल्टीप्लाई करने का तरीका वही आएगा जो सेक्शन फॉर्मूले में मल्टीप्लाई होता है। तो आसानी से याद रखने का तरीका क्या है कि P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका होगा A और B पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को लिखते हुए उसका हाफ कर दीजिए, ठीक है ना। या फिर यूं सोच लीजिए जो इंटरनली वाला केस था ना, उस फॉर्मूले को रीडिफाइन करके लिखते हैं और m और n की जगह 1 1 रिप्लेस कर देते हैं। m और n की जगह 1 1 रिप्लेस कर देंगे तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि m और n 1 प्लस 1 मिलकर क्या बन जाएगा बेटा 2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट लिखेंगे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया बेटा। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये एक्चुअल में सेक्शन फॉर्मूले का ही तो एक पार्ट है। बस सेक्शन फॉर्मूले में रेशो m रेशो n लेकर चलते हैं और मिड पॉइंट फॉर्मूले में रेशो k रेशो 1 लेकर जाया जाए, ठीक है स्टूडेंट। एक और पॉइंट मैंने इसमें नोट डाउन करवाया हुआ है, व्हेन वी फाइंड द रेशो वी टेक k रेशो। ये क्वेश्चंस में आएगा जब मैं किसी का रेशो निकालना चाहता हूं। मान लो ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है A और B पॉइंट दे दिया और P पॉइंट भी दे दिया और आपसे कहेगा बताओ ये जो P पॉइंट है ये AB लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो इन दैट सिचुएशन हम रेशो लेकर चलेंगे K रेशो 1, तो उसमें हम M रेशो n नहीं लेकर चलेंगे, उस सिचुएशन में हम K रेशो 1 लेकर चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।